तो इसको पढ़ रहे हैं तो इसका प्रभाव, अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है प्रकृति और पोषण। ये सारे आपके सिलेबस में लिखे हुए देखिए, प्रकृति और पोषण में प्रभाव पड़ता है। फिर परिपक्वता एवं अनुभव, जितना आप परिपक्व होते जाएंगे, जितना आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है जन्मजात एवं अर्जित। कुछ चीज ऐसा होता है जो जन्म से ही हमारे पास होता है, कुछ चीज ऐसा रहता है जिसको हम अर्जित करते हैं, मेहनत करके क्या कर लेते हैं, अर्जित करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, जिसके लिए 3 टॉपिक है, प्रकृति एवं पोषण, परिपक्वता एवं अनुभव और जन्मजात एवं अर्जित। तो हम सबसे शुरुआत करेंगे, ये जो अनुवांशिकता है इसका अर्थ, अनुवांशिकता किसको बोलते हैं। जो अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता जो वर्ड है ये बायोलॉजी का, जेनेटिक्स। तो अनुवांशिकता किसको बोलते हैं, माता पिता और अपने पूर्वजों से आया हुआ स्थानांतरित पीढ़ी से आया हुआ गुण। सही बात है ना, जो गुण हमारे पास हमारे माता पिता से, हमारे दादा दादी से, हमारे पीढ़ियों से हमारे तक आता है, उसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता। स्थानांतरण बोल दो, हस्तांतरण बोल दो, ट्रांसफर होना बोल दो। ठीक है, जैसे कई लोगों के माता पिता एकदम दिव्य बुद्धि वाले रहते हैं, बहुत ज्यादा तेज कर रहा रहते हैं, तो बच्चा भी क्या नहीं करता, तेज कर रहा होता है। जैसा आपकी क्वालिटी रहेगा वैसा क्वालिटी का बच्चा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। बच्चा शांत, पिताजी भी शांत, अब वाद मत छोड़ो, 2-4 होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा तेज कर रहा है तो माता भी या पिता तेज कर रहा है। कई लोग बच्चे लोग को देखना, चौथी क्लास से चाकू पकड़े, तलवार पकड़ एकदम तैयार। कहाँ से आए, जेनेटिक्स से आए, चाहे मम्मा पापा से आया हो, चाहे चाचा से आया हो, एक तरफ जाता है, कोई ना कोई तलवार पकड़ने वाला धरती होगा। उसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता है। तो अनुवांशिकता के लिए ना, अब डेफिनेशन आप समझ गए, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन। किसका परिवर्तन, गुणों का परिवर्तन ना बोल के ट्रांसफर बोल या स्थानांतरण ज्यादा अच्छा होगा। किसका ट्रांसफर होगा, गुणों का ट्रांसफर होगा। किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, उसी को बोलते हैं जीन। किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, जीन के द्वारा ट्रांसफर होता है, जो आप लोग पढ़ते हैं जीन। अनुवांशिकता एक बेबल और टेटम नाम के साइंटिस्ट थे, वो जीनों की संरचना वगैरह बताया, वो बायोलॉजी में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो क्या होता था, जीन के कारण ही जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर। अब हम अगर बात करते हैं ये जो अनुवांशिकता है इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो शारीरिक प्रभाव। अनुवांशिकता का कैसा प्रभाव पड़ता है, शारीरिक प्रभाव। कैसे, शरीर का रंग, पिताजी मम्मी अगर व्हाइट कलर के हैं, गोरे हैं, तो बच्चा भी कैसा हो, ठीक है। तो उसका शारीरिक प्रभाव पड़ेगा, रंग में प्रभाव पड़ेगा, आकार में प्रभाव पड़ेगा, है ना। जैसा घर परिवार का फिजिक है, मम्मी पापा अगर लंबे लंबे हैं तो बच्चा भी क्या होगा, लंबा होगा। तो शारीरिक प्रभाव हो गया। फिर मानसिक प्रभाव, दूसरा प्रभाव कैसा, मानसिक, जो आप लोगों को बताया, मम्मी पापा अगर नौकरी चाकरी वाले हैं तो बच्चा भी, आपके दिमाग थोड़ा वैसे ही निकलता है कि नौकरी करूंगा। अगर मम्मी पापा लोग बिजनेस वाले रहते हैं तो बच्चा भी बिजनेस वाला निकलता है। देखना जितने भी मारवाड़ी लोग होते हैं, एक आध जन को देखेगा गुरुजी की तैयारी कर रहे छात्र को, शिक्षक भर्ती पटवारी तो आप तक देख पाएंगे, उनके जीन में ही क्या रहता है, पैसा गिरना, बैठना, दुकान नहीं गिरना। जेनेटिकली मानसिक प्रभाव, मेंटल एबिलिटी पूरा सेट है, सही थी मेरे को, बढ़िया थोड़ा बड़ा होना था, गिने लागे, ठीक है। तो जीन का प्रभाव कैसा पड़ता है, मानसिक पड़ता है।
अब जीनों का एक और प्रभाव पड़ता है जिसको हमको जानना है, वर्णांधता होना। आपको निगेटिव केस में देखते हैं, अगर माता या पिता किसी एक का आंख वगैरह में कोई दिक्कत है ना, किसी रंगों का पहचान नहीं कर पाता है, तो वो जो प्रभाव रहता है वो प्रभाव पूरे परिवार में है। तो जेनेटिकली प्रभाव, अगर एक का तबीयत खराब रहेगा तो वह प्रभाव दूसरे तक पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है। क्लियर हो पा रहा है? तो वर्णांधता भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक के अतिरिक्त बुद्धि पर भी कैसा प्रभाव पड़ता होगा? जैसे कि बुद्धि की जो क्षमता होता है वो जन्मजात होता है। जैसा उसके फैमिलियर बुद्धि दिमाग चलता है शुरू से ही, जैसे कई लोग तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, तो वैसा दिमाग बच्चों का भी चलता है, तेज बुद्धि चलता है। अगर माता पिता का दिमाग तेज चलेगा तो बच्चे का भी बुद्धि क्या चलेगा? तेज चलेगा। वैसे ही है, जैसा मानसिक प्रभाव वैसे क्या रहेगा, बुद्धि का प्रभाव रहेगा। इसके अतिरिक्त एक होता है चरित्र। सही बात है, जैसा व्यवहार उसके फैमिली का, खानदान का होगा वैसा ही व्यवहार उसका होगा, वैसा नेचर, वैसा उसका कैरेक्टर होगा। जैसे माँ बाप का कैरेक्टर वैसी बच्चा का कैरेक्टर। बोलते हैं जैसा जिस संगाई का वैसी होता है। जैसा माँ बाप रहेंगे, जैसे माँ बाप का चरित्र रहेगा वैसी बच्चे का चरित्र। मानसिकता का प्रभाव। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है अनुवांशिकता, जो आपको समझ में आया होगा कि इस अनुवांशिकता का क्या प्रभाव होता है। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रकृति और पोषण, तो जिस तरह से आपके घर का खान पान होगा, आपके घर का व्यवहार होगा, पोषण होगा, उसी तरह का पोषण उस बच्चे को मिलेगा, है ना। अब वो बच्चे को जैसा पोषण मिल रहा वैसे उसके बच्चे को मिलेगा। घर का खानदान अगर स्ट्रांग है तो उस तरह से खान पान रहेगा। फिर लिखा परिपक्वता एवं अनुभव, जितना बच्चा परिपक्व होते जाएगा, जितना परिपक्वता होते हैं, बच्चा बहुत परिपक्व हो गया, अपने हिसाब से डिसीजन लेता, हमारा बात नहीं मानता। अनुभव, जैसे जैसे आप बार बार पढ़ते जाओगे, बाल विकास को पढ़ रहे हो, रोज रोज पढ़ोगे, तो आपके में क्या आ जाएगा? एक्सपीरियंस। आपको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो पता चल जाएगा मेरा बाल विकास में पढ़ लिया, 8-9 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन पेपर में बन जाएगा 10। तो आपको क्या हो गया? एक्सपीरियंस हो गया। कैसे हुआ? भाई पढ़ अपने से आएगा, रोज पढ़ रहा हो, 1 घंटा समझ लीजिए आना। नेक्स्ट क्या लिखा? जन्मजात एवं मर्जित। कुछ कुछ ऐसा अनुवांशिक या जेनेटिक गुण रहता है जो जो बच्चे रहते हैं वो जन्मजात लेकर आए रहते हैं। जन्म से ही उनके में क्वालिटी रहता है कि उनकी राइटिंग सुंदर है, जन्मजात क्वालिटी। या फिर उसका जैसे कुछ एबिलिटी होता है ना, कई लोग छोटे बच्चे से ही गाड़ी चलाना सीख जाते, जन्मजात। कई चीज अर्जित होता है। आप तो बोलते हैं मेरे को डांस नहीं आता, मैं अपने बच्चे को डांस सिखाऊंगा, अर्जित करवा। मेरे को मैथ्स नहीं आता, मैं अपने बच्चे को वैदिक मैथ्स सिखाऊंगा, अर्जित करवा। लेकिन कई भी माँ बाप लोग का मैथ्स तेज रहता है, 12th में मैथ्स तेज पढ़ रहे थे तो उसको बच्चे की भी मैथ्स तेज है, तो बोलता है उसको डांस करवाऊंगा, उसको डांस। तो कुछ लोग जिनको खुद को नहीं आता है उस काम को बोलते हैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा, वो अर्जित। और जो चीज आपको आता है वो अपने बेटे तक ट्रांसफर हो गया, अनुवांशिक। ठीक है, तो बस ये छोटा सा टॉपिक था अनुवांशिक एवं वातावरण। अब हम कुछ दूसरा टॉपिक, क्लियर है? ये सिलेबस में है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अधिगम। इसको क्या कहा जाता है? लर्निंग। लर्निंग मतलब किसी भी चीज को सीखना ना, जो भी चीज आपको मन करे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो कढ़ाई बुनाई हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो पढ़ना हो, किसी भी चीज को लर्निंग करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है? स्किनर। इन्होंने अधिगम को परिभाषित किया है, बोला है सीखना मतलब किसी भी चीज को सीखना, चाहे वो कुछ भी चीज सीखना हुआ, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बोला सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसके अनुसार परिभाषा है? स्किनर के अनुसार। किसका परिभाषा है? अधिगम का परिभाषा है।
ठीक है, एक ही परिभाषा देखते हैं। उसके बाद ये जो अधिगम है इसकी विशेषताएं देखते हैं। अधिगम का क्या क्या विशेषता होता है? अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम कैसे चलता है? जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है ना, सीखने की प्रक्रिया तो अनवरत है, हमेशा चलते ही रहता है। दूसरा, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। जब आप किसी काम को करोगे तो आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगा। तो अधिगम क्या करता है? उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब आप किसी चीज को सीख जाओगे तो आपके व्यवहार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ये अधिगम की विशेषता है। अधिगम अनुकूलन होता है। अधिगम कैसा होता है? अनुकूलन होता है। अधिगम विवेक पूर्ण होता है। अधिगम क्या होता है? विवेक पूर्ण होता है। तो ये सारा अधिगम की विशेषताएं हैं। अधिगम सक्रिय होता है। अधिगम में हम किसी भी चीज का खोज निरंतर करते हैं। किसी भी चीज को आप खोजोगे तो वह चीज मिल जाएगा, रिसर्च करोगे तो। ठीक है, तो ये आपका अधिगम की विशेषताएं होगी। फिर नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से फैक्टर हैं जो अधिगम को या लर्निंग को प्रभावित करते हैं? अधिगम को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेगा? हाँ, वातावरण। पहले तो वातावरण, दूसरा अनुभव, वही चीज आ रहा। तीसरा परिपक्वता। आप किसी काम में जितने परिपक्व रहेंगे उससे ही आपका लर्निंग क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है, फिर विषय सामग्री का स्वरूप। जैसा विषय सामग्री रहेगा उस हिसाब से आप चीजों को सीखोगे। जब आपके पास अच्छे नोट्स रहेंगे तो आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। जब आपके पास नोट्स अच्छे नहीं रहेंगे तो आप चीजों को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। आपके पास पाठ्यक्रम अच्छा रहेगा तो आप पढ़ पाओगे। यही है। फिर है उसके बाद प्रेरणा। उसके बाद सिखाने वाला लोग कि आपको किस तरह से चीजों को सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? स्किनर को अधिगम को या लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक। और एक और क्या था? अधिगम की विशेषताएं। उसके पहले हम लोग पढ़े अधिगम का डेफिनेशन या परिभाषा। ठीक है, उसके बाद अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम जो है नोट कर, मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। ठीक, अधिगम के सिद्धांत। घर में आराम से नोट्स बनाइए। ये जो लर्निंग है इसका क्या क्या सिद्धांत होता है, ये कैसे काम करता है, किस सिद्धांत में काम करता है? तो अधिगम के ना बोल सकते हो कि सिद्धांत अलग अलग तरह का होता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दिया। तो अधिगम को सीखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है थायनडाइक। क्या नाम है? थायनडाइक या थायनडाइक बोलते हैं। इन्होंने सीखने के नियम दिए। एक को कहा जाता है मुख्य नियम और एक को कहा जाता है गॉड। तो सीखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम था थायनडाइक। इन्होंने दो नियम दिया, एक को कहा मुख्य और एक को कहा गौण। तो मुख्य में तीन चीज आया। क्या क्या? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तीन नियम मुख्य में है। तत्परता, अभ्यास और सही बात है ना। किसी भी काम के लिए आप जितने तत्पर रहेंगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आप तत्पर हो तभी तो डेट नहीं आया, तुम पढ़ रहे हो। उसके बाद रोज रोज अभ्यास करोगे तो आपको उसके बाद रिजल्ट में क्या मिलेगा? प्रभाव मिलेगा। यही मुख्य नियम है सीखने का। सही बात भी है कि आप किसी भी काम के लिए जितना उत्तेजना रहेगा, जो चीज आपका कम, आप सोच रहे हो कि नया टॉपिक जुड़ा हुआ है तो उसको मैं जल्दी से पढ़ के खत्म कर लेता हूँ। फिर आप रोज रोज उस चीज को क्या कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो। फिर आप जब इतना प्रैक्टिस करोगे तो बाद में रिजल्ट मिलेगा कि बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन मेरे से बन गया। तो ये थायनडाइक के अनुसार क्या है? मुख्य नियम है। इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लीजिए कि तत्परता को और कैसे हम बोल सकते हैं। वही है
कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए जितना तत्पर रहेगा वह काम उतनी ही आसानी से हो जाए। ठीक है, जैसे घोड़े वगैरह को नहलाने के लिए तालाब में ले जाया जाता है ना। गर्मी का दिन रहता तो घोड़ा एकदम तालाब में पानी को देखते साथ क्या कर देता है, कूद देता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि अब मेरे को क्या मिलने वाला है, ठंडा मिलने वाला है। तो ये क्या है, आपका तत्परता का एग्जाम्पल हो गया। अभ्यास किसको बोलेंगे, बार बार किसी चीज का प्रैक्टिस करना। आप किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ो और पढ़ के उसका क्या बनाओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे, तो वो चीज एक समय के बाद आपके प्रैक्टिस पे आ जाएगा, आप कहीं भी बनाओगे क्वेश्चन को। और प्रभाव तो जानते ही हो, जितना मेहनत करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रभाव कहलाएगा या इफेक्ट कहलाएगा। उसके बाद गौड़ नियम में क्या क्या आता है, जैसे कि ये आपका हो गया मुख्य नियम। गौड़ नियम को देख लीजिए कि गौड़ नियम में क्या क्या पॉइंट आता है। पहला आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा को बोलते हैं मनोवृत्ति का नियम। क्या कहना है, मनोवृत्ति का नियम। तीसरे नियम को कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट को कहा जाता है आधुनिकरण का नियम। और लास्ट है संबंधित परिवर्तन का नियम। देख लीजिए ये जो लर्निंग का सिद्धांत है वो कितना साफ हो। तीन नियम मुख्य नियम और उसके अतिरिक्त 1 2 3 4 5 तो गौड़ नियम। यही लर्निंग के सिद्धांत है। अब देखिए बहु प्रतिक्रिया किसको बोलेंगे, एक ही कार्य को करने के लिए बहुत सारा तरीका अपनाना, क्या कहलाता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज का रिजल्ट प्राप्त करना है, तो आप सीधे तरीके से करोगे, टेढ़े तरीके से करोगे और 2-3 लोग मिलकर करोगे, तो बहु प्रतिक्रिया होगी। फिर मनोवृत्ति किसको बोलेंगे, मनोवृत्ति मतलब